तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में सहसंबंध। तो सबसे पहले देख लेते हैं सहसंबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध की अवधारणा। तो प्राचीन समय में विभिन्न विषयों को पृथक पृथक रूप में पढ़ाया जाता था और यह आशा की जाती थी कि छात्र किसी विषय विशेष में दक्षता प्राप्त कर लेगा। निश्चय ही इस शिक्षण पद्धति ने देश में विभिन्न विषय विशेषज्ञों को जन्म दिया था। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने इस शिक्षण पद्धति की आलोचना करके इससे उपलब्ध ज्ञान को एकांगी बताया। तो जो एक विषय का ज्ञान कराया जाता था या विषय में दक्षता प्राप्त करने की बात की गई थी, तो जब मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान जो है एकांगी है। और 20वीं सदी के प्रारंभ में बाल मनोविज्ञान पर हुए विशेष अध्ययनों से स्पष्ट हो गया था कि बालक का मस्तिष्क पृथक पृथक शक्तियों का मिश्रण नहीं है, वरन क्या है, अविभाज्य है। अतः बालक को विभिन्न विषयों का पृथक पृथक ज्ञान कराना अमनोवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान एक अविभाज्य इकाई है। यही सहसंबंध का प्रमुख आधार है। तो 20वीं सदी में जो मनोविज्ञान में शोध हुए, उनसे यह निष्कर्ष निकला कि जो हमारा मस्तिष्क है वह ज्ञान को खंडों में ग्रहण नहीं करता, बल्कि ज्ञान को एक संपूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण करता है। ऐसा निष्कर्ष जो है निकलकर सामने आया और यही सहसंबंध का आधार बना। अब देखिए, शिक्षा जगत में सहसंबंध की नींव डालने का जो श्रेय है वो प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री J.F. हर्वर्ट को जाता है। J.F. हर्वर्ट ने आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करके स्पष्ट किया कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। हर्वर्ट महोदय ने कहा अपने आत्मबोध के सिद्धांत में कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि विषयों को सह संबंधित करके पढ़ाया जाए। हर्वर्ट के शिष्य जिलर ने हर्वर्ट के सिद्धांत को संशोधित करके एक केंद्रीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय को शिक्षण का केंद्र बिंदु मानकर अन्य विषयों का शिक्षण उस विषय के आधार पर किया जाता है। जिलर महोदय ने बताया कि एक विषय को शिक्षण का केंद्र बिंदु मानकर अन्य विषयों का शिक्षण उस विषय के आधार पर किया जाता है। अतः हिंदी को शिक्षण का केंद्र बिंदु मानकर अन्य स्कूल विषयों का शिक्षण किया जा सकता है। आवाज सभी को आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं सहसंबंध का अर्थ। सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ है, सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ है पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध। शैक्षिक दृष्टि से सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ है कि विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करके पढ़ाना। अगर हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से, जी श्वेता बताइए। सर कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो क्लास जाना। जी 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 ठीक है श्वेता, कोई बात नहीं। ओके ओके सर नमस्ते सर। ओके नमस्ते। चलिए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे सहसंबंध के अर्थ की। तो हमने देख लिया सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है, पारस्परिक संबंध। अगर हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करके पढ़ाना। विभिन्न विषयों के इस पारस्परिक संबंध को शिक्षा में समन्वय या सहसंबंध कहा जाता है। अब देख लेते हैं वर्नार्ड महोदय के अनुसार सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है।
बर्नार्ड महोदय क्या कहते हैं कि सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है। अब देखिए, डम्बिल ने सहसंबंध के विषय में लिखा है, डम्बिल महोदय ने, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत का साधारणतया सहसंबंध के नाम से उल्लेख किया जाता है। डम्बिल महोदय क्या कहते हैं कि एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत का साधारणतया सहसंबंध के नाम से उल्लेख किया जाता है। अब देख लेते हैं सहसंबंध के उद्देश्य क्या है। सहसंबंध के उद्देश्य क्या है? हिंदी का विभिन्न विद्यालय विषयों से सहसंबंध स्थापित करने के देखिए निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना। पहला उद्देश्य है वो छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना। नेक्स्ट देखिए, संकीर्ण विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना, छात्रों को ज्ञान के समग्र रूप में परिचित कराना, छात्रों के श्रम, शक्ति एवं समय की बचत करना, पाठ को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाना। नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान देना। नेक्स्ट, छात्रों का मानसिक विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान देना। तो ये सहसंबंध के उद्देश्य थे। अब देख लेते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? तो देखते हैं सहसंबंध 2 प्रकार का होता है। पहला, एक ही विषय में सहसंबंध, और दूसरा विभिन्न विषयों में सहसंबंध। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ही विषय में सहसंबंध क्या होता है। इसमें एक ही विषय के विभिन्न भागों तथा तथ्यों में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। एक ही विषय के सहसंबंध में क्या होता है कि इसमें हम एक ही विषय के विभिन्न भागों तथा तथ्यों में संबंध स्थापित करके पढ़ाते हैं। हिंदी का साहित्य अत्यंत व्यापक है। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, व्याकरण शिक्षण एवं रचना शिक्षण इसकी विविध विधाएं हैं। अतः शिक्षण के समय हिंदी का विविध विधाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, उदाहरण के लिए, हिंदी गद्य के किसी पाठ में व्याकरण का ज्ञान कराना। अगर शिक्षक हिंदी गद्य के किसी पाठ में क्या करे, व्याकरण का ज्ञान कराए, तो इस तरह के सहसंबंध को हम क्या कहते हैं? इसे हम ऊर्ध्वाधर सहसंबंध कहते हैं। जब हम एक ही विषय के अंतर्गत संबंधित करके विषय को पढ़ाते हैं तो उसे जो है ऊर्ध्वाधर सहसंबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध। इस प्रकार के सहसंबंध में हिंदी का अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हिंदी के अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी पढ़ाते समय शिक्षक विषय से संबंधित संस्कृत, भूगोल, इतिहास, कला, हस्तकला और प्रकृति अध्ययन आदि का भी ज्ञान प्रदान करता है। इस संबंध को क्षैतिज सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करते हैं, हिंदी को पढ़ाते समय किसी अन्य विषय से संबंधित करते हैं, जैसे संस्कृत से कर सकते हैं, भूगोल से, इतिहास से, कला से, हस्तकला से, प्रकृति अध्ययन से आदि का भी ज्ञान हम प्रदान करते हैं। तो इस तरह के संबंध को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज सहसंबंध। अब देख लेते हैं क्षैतिज सहसंबंध भी 2 प्रकार का होता है। पहला आकस्मिक सहसंबंध और दूसरा नियोजित सहसंबंध। तो सबसे पहले देख लेते हैं आकस्मिक सहसंबंध क्या होता है। इसमें शिक्षक सहसंबंध की कोई पूर्व योजना तैयार नहीं करता है। आकस्मिक सहसंबंध में होता क्या है कि जब शिक्षक जो है पढ़ाने जाता है, पढ़ाने के पहले कोई योजना नहीं बनाता है। ठीक है, वरन हिंदी शिक्षण के अवसर पर ही
आवश्यकता अनुसार अन्य विषयों के तथ्यों का उल्लेख करता है। जब हिंदी विषय का शिक्षण कर रहा होता है उसी समय जहां पर जरूरत जैसी होती है उनको अन्य विषयों के तथ्यों का उल्लेख करता है। तो ये क्या है? ये आकस्मिक सहसंबंध है। दूसरा, नियोजित सहसंबंध। नियोजित सहसंबंध के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें शिक्षक हिंदी का अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करने के लिए पहले से योजना बनाता है और वर्तमान समय में नियोजित सहसंबंध का ही अधिक प्रचलन है। वर्तमान में शिक्षण अभ्यास में या टीचिंग प्रैक्टिसेज में हम लोग जो है नियोजित सहसंबंध का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो है क्लास में जाने के पहले क्या करते हैं, पूर्व जो है योजना बना लेते हैं कि किस विषय से किस तथ्य को कैसे रिलेट करना है, किस तरह से हिंदी विषय से दूसरे विषय के ज्ञान को भी सहसंबंधित करना है, इसकी योजना पूर्व में ही बना ली जाती है। तो वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्रचलन है वो नियोजित सहसंबंध का ही है। ठीक, तो ये दो प्रकार का सहसंबंध हमने पढ़ लिया, एक ही विषय में सहसंबंध और दूसरा है विभिन्न विषयों में सहसंबंध। जो विभिन्न विषयों में सहसंबंध है उसके दो भेद हैं, आकस्मिक सहसंबंध और नियोजित सहसंबंध। ठीक, अब देख लेते हैं सहसंबंध से लाभ क्या है। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध से लाभ, नंबर 1, छात्रों के ज्ञान को स्थायी एवं व्यवहारिक बनाया जा सकता है। सहसंबंध के द्वारा छात्रों का जो ज्ञान है उसे स्थायी एवं व्यवहारिक बनाया जा सकता है। दूसरा लाभ, छात्र ज्ञान एवं अनुभव में संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। तीसरा, इससे समय एवं शक्ति की बचत होती है। नेक्स्ट है, इससे पाठ को रोचक एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, छात्रों को विभिन्न विषयों का समन्वित ज्ञान प्रदान करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न विषयों में सहसंबंध द्वारा पाठ्यक्रम के भार को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न विषयों के कृत्रिम विभाजन के दोष को दूर करके ज्ञान को अखंड रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, छात्रों को अल्प अवधि में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। छात्रों को हिंदी की महत्ता से भी परिचित कराया जा सकता है। नेक्स्ट, छात्रों को हिंदी के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान सरल हो जाता है। और लास्ट है, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, होल डेवलपमेंट पर्सनालिटी का किया जा सकता है। अब देखिए सहसंबंध की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है या दोष क्या है। नंबर 1, यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उच्च स्तर पर छात्रों को विषय का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता है, अतः विशिष्टीकरण में सहसंबंध के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां स्पेशलाइजेशन की बात होती है, ठीक है, विशिष्टीकरण की बात होती है, वहां पर जो है सहसंबंध का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट दोष देखिए, हिंदी को सभी स्कूल विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना भी सरल नहीं है और ना ही संभव है। हिंदी विषय को सभी स्कूल विषयों से सह संबंधित करके पढ़ाया जाना भी एक दुरूह कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहसंबंध के द्वारा अन्य विषयों का एक सीमा तक ही सामान्य ज्ञान कराया जा सकता है। विस्तार में जाने से शिक्षक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य से दूर हो जाता है। तो सहसंबंध के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जब दूसरे विषयों का ज्ञान देते हैं तो उन विषयों का एक सामान्य ज्ञान ही कराया जा सकता है। विस्तार में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्वाभाविक रूप से सहसंबंध स्थापित करने से शिक्षण प्रभावहीन हो जाता है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक रूप से भी सहसंबंध की उपयोगिता संदिग्ध रहती है क्योंकि ज्ञान को पूर्ण इकाई मानते हुए समग्र रूप में विकसित कर पाना संभव नहीं है। तो ये कुछ दोष थे सहसंबंध के। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को जो है सहसंबंध की अवधारणा, सहसंबंध क्या है, सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के लाभ और उसकी सीमाएं समझ में आ गई कि नहीं? उद्धारक? हाँ सर, आ गया। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर।
सभी विद्यार्थियों को? चलिए, तो देखते हैं हिंदी का अन्य विषयों से सहसंबंध। हिंदी और संस्कृत का देखते हैं। आनंद, हिंदी और संस्कृत का सहसंबंध देखिए। हिंदी का संस्कृत से सहसंबंध सर। स्थापित किया जा सकता है। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। तो देखिए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी और संस्कृत का सहसंबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए, हिंदी का संस्कृत से सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है क्योंकि संस्कृत विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही विभिन्न प्राकृत और अपभ्रंशों का विकास हुआ और इन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उदय हुआ। तो हिंदी भाषा की समग्र पदावली संस्कृत शब्दों के ही तत्सम एवं तत्भव शब्दों से निर्मित एवं विकसित एवं समृद्ध हुई। रसों, भावों और प्रतिमानों की दृष्टि से भी, चाहे वह राधा कृष्णन का पारकीय प्रेम हो, चाहे विरहणी गोपियों की वियोग कथा हो, चाहे संतों की मधुर वाणी या भक्ति की प्रेममयी भाव भागीरथी हो, सभी संस्कृत से उद्धृत किया हुआ हिंदी भाषा के साहित्य में मिलता है। अतः हिंदी को संस्कृत भाषा से सहसंबंधित करके पढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का सहसंबंध देख लेते हैं। तो हिंदी का सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाया जा सकता है क्योंकि वर्तमान समय में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना में कक्षा 10वीं तक सभी छात्रों को सामाजिक विज्ञान के आवश्यक प्रत्ययों को अपने अपने अनुशासन यानी विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में रखकर अध्ययन कराने की समन्वयकारी नीति का अनुसरण किया जा रहा है ताकि 2+3 के स्तर पर सामाजिक विज्ञानों के विशिष्टीकरण के लिए अध्ययन करते समय पूर्व ज्ञान की समुचित पृष्ठभूमि छात्रों को उपलब्ध हो सके। सामाजिक अध्ययन विज्ञान में इतिहास खंड को हिंदी से भी सहसंबंधित करके पढ़ाया जा सकता है क्योंकि हिंदी इतिहास के प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकार इतिहास भी हिंदी के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मुगलकालीन इतिहास के विकास का क्रमबद्ध ज्ञान इतिहास के माध्यम से कराया जा सकता है। ओके, अब देख लेते हैं हिंदी और गणित का सहसंबंध। हिंदी को गणित के साथ भी सहसंबंध करके पढ़ाया जा सकता है क्योंकि हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में कुछ पाठ गणित से संबंधित लेखों यथा लीलावती, न्यूटन, गणितज्ञों की जीवनियां, सिक्कों की कहानियां एवं संख्याओं का विकास आदि आ जाते हैं, जिन्हें गणित के ज्ञान के बिना छात्रों को भलीभांति समझ पाना संभव नहीं है। अतः हिंदी शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों को गणित का सामान्य ज्ञान करा सकता है। इसके अतिरिक्त गणित जैसे नीरस विषय को हिंदी कविता के माध्यम से पढ़ाकर सरस एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी और विज्ञान का सहसंबंध या हिंदी का विज्ञान के साथ सहसंबंध। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान से संबंधित कुछ पाठ जैसे चलचित्र, अणुशक्ति, बेतार का तार, मुद्रण कला, कंप्यूटर आदि समाहित रहते हैं। हिंदी शिक्षण के समय उक्त पाठों को पढ़ाने के लिए स्वयं शिक्षक को विज्ञान की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तभी वह उक्त पाठों को स्वाभाविक रूप से पढ़ाने में समर्थ होगा। परिणाम स्वरूप छात्र हिंदी के साथ साथ विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अगर शिक्षक को विज्ञान विषय की सामान्य जानकारी है तभी वो जो है हिंदी को विज्ञान विषय से सहसंबंधित करके पढ़ा सकता है। इस प्रकार हिंदी को विज्ञान के साथ सहसंबंध करके पढ़ाया जा सकता है। अब देखिए हिंदी और हस्तकला का सहसंबंध। हिंदी शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक सहायक उपकरणों का उपयोग करता है।
अतः हिंदी शिक्षक हस्तकला के चक्र में छात्रों से विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार करा सकता है, जैसे चित्र, रेखा चित्र एवं मानचित्र के फ्रेम तैयार कराना, मॉडल, विज्ञप्ति पट एवं फ्लेनेल बोर्ड बनाना आदि। इससे छात्र स्वयं क्रिया करके सीखेंगे और हिंदी में रुचि लेंगे। इसके अतिरिक्त छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होगा, क्योंकि हस्तकला ऐसा विषय है जिसमें छात्रों के हाथों एवं नेत्रों को प्रशिक्षित करने की शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार हिंदी का हस्तकला से सहसंबंध स्थापित करने से छात्रों की कर्मेंद्रियां प्रशिक्षित होंगी और जो प्राप्त ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, यानी लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी और कला का सहसंबंध। सभी विद्यार्थियों तक आवाज आ रही है? करिश्मा, करिश्मा जी सर आ रही है। क्लियर आ रही है? जी सर आ रही है। चलिए देख लेते हैं हिंदी और कला का सहसंबंध। हिंदी को कला से सहसंबंधित किया जा सकता है। हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावपूर्ण एवं यथार्थ बनाने के लिए चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ आदि का उपयोग किया जा सकता है, जिनके बनाने में कला का आश्रय लिया जा सकता है। कला चित्रों, रेखा चित्रों एवं मानचित्रों को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बना देती है, जिनके उपयोग से जो हिंदी शिक्षण है वो सजीव एवं रोचक बन जाता है। हिंदी साहित्य में आयत, वर्ग, पक्षी, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, कच्छप आदि कलाकृतियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कला के अंतर्गत छात्रों को बनाना सिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हिंदी कवियों, लेखकों एवं महापुरुषों के चित्र भी बनवाए जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हिंदी और प्रकृति अध्ययन। हिंदी का प्रकृति अध्ययन के साथ कैसे जो है सहसंबंध स्थापित करते हैं, तो देखिए हिंदी को प्रकृति अध्ययन से भी सहसंबंधित करके पढ़ाया जा सकता है। प्रकृति अध्ययन के अंतर्गत प्रकृति के मेघ, जल, वायु, झरने, नदियों आदि का वर्णन मिलता है। हिंदी में कवि या लेखक प्रकृति की इस अनुपम मनोहरी छटा को अपनी लेखनी द्वारा काव्य में या लेख में आबद्ध करता है, जो छात्रों को यथार्थ ज्ञान की आनंदानुभूति यानी आनंद की अनुभूति कराता है। छात्रों को काव्य के पढ़ने से नदियों एवं झरनों की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है तथा वे प्रकृति की गोद में विचरण करता हुआ सा अनुभव करता है। इस प्रकार हिंदी में छात्रों में हिंदी के साथ साथ प्रकृति अध्ययन में भी रुचि बढ़ती है। तो आप लोग अभी देखें कि जो हिंदी विषय है उसको हमने कई विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करके आपको बताया, ठीक है। अब देखिए हिंदी का अन्य स्कूल विषयों के साथ समुचित सहसंबंध स्थापित करने हेतु कुछ सुझाव हैं, वो आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। जब आप हिंदी विषय को अन्य स्कूल विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करेंगे तो कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे नंबर 1, सहसंबंध छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जब भी आप कोरिलेशन मेथड का प्रयोग करें तो उसमें जो विद्यार्थी हैं उनके जो है आवाज नहीं आ रही, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो बेटा। चलिए देखिए फिर बताइए मुझे, जो सहसंबंध है सहसंबंध को अन्य हिंदी का जब अन्य स्कूल विषयों से सहसंबंध स्थापित करते हैं उस समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। वो नंबर 1 है, सहसंबंध छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जब भी आप कोरिलेशन मेथड का प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि जो छात्रों का मानसिक लेवल है उसके अनुकूल ही आप जो है चयन करें, ठीक है। नेक्स्ट है, यह विषय की प्रकृति के अनुकूल एवं स्वाभाविक होना चाहिए। जब भी आप हिंदी विषय को किसी अन्य विषय से सहसंबंधित करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखेंगे कि जो विषय है उसकी प्रकृति के अनुकूल एवं स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए।
नेक्स्ट, सहसंबंध छात्रों के अर्जित ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो कोरिलेशन है वो छात्रों के अर्जित ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करने में मुख्य विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। सहसंबंध स्थापित करने में विषय की सरलता एवं स्पष्टता को बनाए रखने का सतत प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदी का अन्य विषयों के विभिन्न भागों में सहसंबंध स्थापित करने की रूपरेखा पहले से बना लेनी चाहिए। सहसंबंध स्थापित करने में शिक्षण लक्ष्यों की पूर्ति अवश्य होना चाहिए। जब भी आप सहसंबंध स्थापित करें, उससे जो आपके शिक्षण लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे। जब आप हिंदी विषय को अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। हो गया, क्लियर हो गया टॉपिक? जी सर। चलिए तो फिर इसको यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, फिर कल जो है अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर।